Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is cash flow time bomb. Distributor disruption that can explode anytime. मतलब क्या हुआ? ये जो ना कैश फ्लो का टाइम बॉम्ब ही तो चल रहा है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिट कर जाता है, छोड़ जाता है, और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप तो देखो मैन्युफैक्चरर हो, माल बना रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला रखा है। और जब डिस्ट्रीब्यूटर हिलते हैं ना, तो कभी आसमान में तो कभी जमीन पर इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे संभालें, कैसे संभालें? ये जो टाइम बॉम्ब है ना, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर चेंज इज ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। कैसे करना है इसको डिफ्यूज, कैसे करना है? आज कैश फ्लो में ना, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, पॉइंट है। वो कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन यहाँ से आया कि क्या हो, व्हाट हैपन टू योर कैश फ्लो, क्या हो जाए अगर की डिस्ट्रीब्यूटर कल को छोड़ के चला जाएगा? तो क्या होगा कंपनी के कैश फ्लो का? तो आज ना इसी के अराउंड डिस्कशन करने वाले हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चन आया कैसे कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। आप ही ने तो ये क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको अब 5 AM टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपने कहा कि आई हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर बिजनेस continuity affecting cash flow. Take India's distributors suddenly leave, and then all of a sudden cash flow get hit and takes quite a time to get new distributor, and then cash flow stabilize, and then the distributor changes again, and it's like going top of the cliff. यानी कि कभी हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, बुलंदियों पर जाते हैं, और कभी धड़ाम से नीचे गिरते हैं और falling down. This has become a big issue with manufacturer. I think it will be, if you can make a session on it, तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि जगमोहन, तुम इतने साल से कर रहे हो काम, इतनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से उस एरिया के अंदर कैश फ्लो को हैंडल करना चाहिए? तो चलिए तैयार हो जाओ इस टॉपिक के लिए। तो देखो, सबसे पहला पता क्या है? जो हिडन रिस्क है, तीन है। कौन कौन से? पहला, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन और टू डिस्ट्रीब्यूटर। माल बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, वही सप्लाई कर रहा है, वो एक ही है या दो है, हल्का सा भी ऊंचे नीचे हुआ ना, तो पूरी फैक्ट्री का कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो टाइम पर पेमेंट ही नहीं कर रहा, ऑर्डर देने से बंद करता है, उसकी थ्रेट भी चल सकती है। दूसरा, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हटता है ना, तो दूसरा सेट करने करने में 2 महीने से लेके 6 महीने तक का समय लग जाता है, कैश फ्लो को ठीक करते करते। अब जब कैश फ्लो के ऊपर दबाव आता है, तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल फंस गई। अब वर्किंग कैपिटल फंस गई तो पूरा का पूरा चक्र ही बिजनेस का रुक गया। तो ऐसा लगता है कि अब ग्रोथ तो क्या करनी है, मैटर ही सर्वाइवल का हो चुका है। फिर तीन तीन ऐसे साइलेंट किलर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। पता कौन कौन से? पहला, सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी, मतलब कोई बैकअप नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो यानी कि हमें ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर पूरे भारत में ना एनबीडी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट को जारी रखते हुए बैकअप हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि सारे के सारे एग अगर एक ही बास्केट में चले जाएंगे तो दिक्कत है। हमारा पता क्या है? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, लेकिन कई बार रिलेशनशिप के ऊपर ना इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, पैसे का काम तो पैसा ही करेगा। नो रिलेशनशिप कैन टेक केयर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कैश फ्लो। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन है, लेकिन उसके ऊपर कैश फ्लो भी तो चाहिए ना। देखो क्या होता है कि हम काम करते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी ना अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने अपने बिजनेस में नहीं लगा रखा। मतलब पेमेंट कभी आ जाती है, कभी नहीं आ जाती है, तो जब आ जाती है हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी ना रेटिंग नहीं की हमने कि अभी
कहीं ये सुनामी के आने के सिग्नल तो नहीं है कि पेमेंट जो है वो पहले पूरी आ जाती थी, टाइम पे आती थी, अब टाइम पर भी नहीं आती, कम आती है, अब बहुत ही लेट आती है और काफी कम आती है। अब पिछला आउटस्टैंडिंग धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। अगर बीच में अगली पेमेंट टाइम पर भी आई तो पिछला आउटस्टैंडिंग इतना बढ़ गया कि यानी कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि जब पानी इतना गर्म हो गया और उसके अंदर बैठा मेंढक, पानी उबलते हुए पानी से जब धीरे धीरे पानी जो है वो कोल्ड से वार्म हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जब वार्म से वो हॉट हो रहा था तो हमने बर्दाश्त करना शुरू किया, और जब वो बॉइलिंग वाटर हो गया ना तो बीच में बैठा हुआ डड्डू जो है ना वही उबल गया। क्या समझे? आप कह रहे जगमोहन समझ गए हमने ना, कोई रेटिंग सिस्टम तो लगा नहीं रखा, हेल्थ मैट्रिक्स तो कोई है नहीं, और रिएक्टिव अप्रोच होती है। जब पेमेंट नहीं आती है तो हम जाके बैठ जाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि लाओ जी क्या हो गया, उठा नहीं रहे माल, पकड़ो। तो क्रेडिट टर्म भी वैसी है, थोड़ा बढ़ा दो, 7 दिन कर दो, 10 दिन कर दो, 15 दिन कर दो, अभी रोक लो, अभी सर्कुलेशन में है, घर में कुछ प्रॉब्लम है। लिमिट इन्फोर्समेंट के ऊपर कभी भी ना स्ट्रांगली हमने कहा ही नहीं कि नहीं नहीं हम नहीं दे रहे, क्योंकि हमें डर लगा रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर तो डिस्ट्रीब्यूटर है जी, माल तो जाना है कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर अगर टूट गया, कंपटीटर बीच में आ गया, तो फिर क्या होगा? तो चलो कोई बात नहीं, इससे तो देर सवेर पेमेंट आ ही जाएंगे, बस वहीं फंसने के सिग्नल हैं, सिग्नल है। और पेमेंट टर्म एक्सटेंड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बिना किसी सिक्योरिटी के, यानी कि पैसे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो डिफ्यूज कैसे करें? कैसे डिफ्यूज करें इस बॉम्ब को, जो कि टिकिंग बॉम्ब है? कौन सा बॉम्ब? ये जो बॉम्ब लग गया ना, ये इसको डिफ्यूज कैसे करना है? अब डिफ्यूज भी हमने एक फ्रेमवर्क के साथ में करना है, और वो फ्रेमवर्क का नाम भी डिफ्यूज ही तो है। डी बोले तो डाइवर्सिफाई, ई मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल इंस्टॉल करके, एफ मतलब फाइनेंशियल शील्ड लगा के, यू मतलब यूनिफाइड एग्रीमेंट करके, एस मतलब सिस्टमैटिक रिप्लेसमेंट करके, ई मतलब एजुकेट एंड इंगेज करके। ये फ्रेमवर्क लगेगा पूरा का पूरा, जिससे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का जो रिस्क हमारे सर पे चलता रहता है उसको हम खत्म कर सके। मतलब ये कि देखो जी, सबसे पहले तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, पहला डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, देखो देखो टोटल सेल में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितनी परसेंटेज के अंदर है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना 20% से ज़्यादा की हमारी टोटल सेल नहीं होनी चाहिए। अगर 35, 40, 50, 60, 75, 80, 90 तक की सेल हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रही है, तो समझ लो कि रिस्क जो है ना वो हाई है, वो हाई है। दूसरा देखो, दूसरा देखो कि उससे जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं उसकी एजिंग रिपोर्ट निकाल के देखो। अगर उसकी क्रेडिट डेज 75 डेज तक चले गए हैं, मान लीजिए आपने सोचा है कि 30 डेज में पेमेंट आनी चाहिए, अब 75 डेज चल रहा है, तो मतलब कि रिस्क हाई है। और ऑर्डर का ट्रेंड देखो, ऑर्डर जो है बड़ा ऑर्डर लिखाता था, फिर ऑर्डर जो है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टेबल हो गए हैं या उससे कम 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 होते चले जा रहे हैं, ग्रोथ तो हो नहीं रही है परसेंटेज ग्रोथ की जगह। इसका मतलब है कि रिस्क हाई है। और चौथा पैरामीटर क्या हुआ कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर हटता भी है, तो क्या मेरी न्यू बिजनेस डेवलपमेंट की टीम ने इस एरिया के अंदर कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं जो इसका बैकअप साबित होंगे? अगर ये बैक बैक मार भी गया तो, जिस तरह के हालात चल रहे हैं रिस्क हाई है, तो बैकअप रेडी है कि नहीं रेडी है? नहीं। तो कहाँ चला गया ये? हाई रिस्क के अंदर चला गया। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर टोटल सेल का 20% है, ओके, पेमेंट भी 40 दिनों में जाती है, चलो ठीक है। ऑर्डर मतलब कि बड़े तो नहीं है लेकिन स्टेबल है, तो यानी कि रिस्क इसका हाई नहीं है, मीडियम है, ग्रीन तो नहीं है ये। और बैकअप इसका तैयार है, हाँ बैकअप तैयार कर लिया है। इसका मतलब है कि वो जो हम चोटी पे जाकर जमीन के ऊपर गिरते थे, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर हेल्थ स्कोर बनाना शुरू कर दिया ना, तो हम ऐसे रिस्क को बहुत पहले से ही मिटिगेट कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना है? अर्ली अर्ली वार्निंग इंडिकेटर लगा दिया हमने, ई फॉर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर।
एक चेकलिस्ट बना लेते हैं ना। चेकलिस्ट के अंदर हम देखें कि कहाँ कहाँ से वार्निंग आ रही है। पहली, उसकी लेट पेमेंट आती है क्या, या इनकंसिस्टेंट पेमेंट आती है, तो टिक करो कि भैया वार्निंग है। दूसरा, अरे उसका ऑर्डर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, मंथ एंड के ऊपर इकट्ठा ऑर्डर हटा लेता है, और कई बार अगले महीने के अंदर ऑर्डर लेता ही नहीं है। और वो हमें ऐसा लगता है कि ले लेगा ले लेगा ले लेगा, लेकिन लेता ही नहीं है। और पिछले महीने उसकी उसकी जो ऑर्डर उठाया वो खटक सेल के अंदर ड्रॉप आ गई है। मतलब कि ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर अब वार्निंग सिग्नल देना शुरू कर रहा है, क्योंकि कोई तो कैटेगरी होगी ना, कोई तो पैरामीटर होगा ना, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या चक्कर है, क्या दिक्कत है। तो कौन सी है? सडन ड्रॉप इन ऑर्डर। तीसरा, स्टाफ चेंजेस एट डिस्ट्रीब्यूटर। ये बड़ा एक ना गंभीर मसला है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो तो अपने पैसे लगा के बैठा हुआ है, और सारा काम उसका स्टाफ वहां पे करता है। और उसके स्टाफ के अंदर जो रमेश बाबू जी हैं, वो रमेश बाबू जी तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, रमेश बाबू छोड़कर चले गए। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आपकी रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन पीछे क्या, उसका काम ही सारा उल्ट पुल्ट तहस नहस हो गया है। उसका कोई बैकअप सिस्टम ना था ही नहीं, पर्सन ड्रिवन काम था। उस चक्कर में क्या होने की संभावना है, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अगर उसका स्टाफ भी चेंज हो रहा है, तो चेकलिस्ट में लिखो कि ये इंडिकेटर है, तो अपने बैकअप सिस्टम को जरा हाईलाइट करो, या उस वाले के पास जरा बैठ के अपना बंदा भेज के उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट करा के किस तरह से ऑर्डर लिखाने हैं वो करवा के। नहीं तो भूल ही जाएगा। नया बंदा आता है, कई नई बंदों की चीजों की लेने शुरू कर देता है। आप कह रहे हो, समझ गए जगमोहन, डिस्ट्रीब्यूटर तो वही है, लेकिन उसका स्टाफ चेंज हो जाए तो ये एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। और कंपटीटर, आप जरा ध्यान रखो, अब रिलेशनशिप यहाँ पे जो काम आ रही है, कितने कंपटीटर उसको अप्रोच करते चले जा रहे हैं, और कितना प्रोएक्टिवली वो आपको बताता है कि आज कौन कौन सा कंपटीटर हमसे मिलने के लिए आया है। कि पता लगे जब आपने वहां पर अपना ऑडिट करवाया, रिव्यू करवाया, सर्वे करवाया, तो कंपटीटर का भी माल पड़ा हुआ है वहां पे। और क्रेडिट लिमिट है, आपने कहा कि देखो जी, इतनी आपकी लिमिट है, इतनी की आपकी सिक्योरिटी आई हुई है, लेकिन वो 10 बहाने करके ले गया माल। तो वो अलग अलग बहानों से जब माल ले लेता है, तो कितनी बार अपनी क्रेडिट लिमिट को ब्रेक कराता है, ये भी एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। आप कह रहे हो समझ गए जगमोहन, फिर क्या करें? फिर क्या करना है? अब आप ना कैश फ्लो के बफर को कैलकुलेट कर लो। मतलब कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपसे एवरेज मंथली कितनी सेल उठाता है, ऑन एन एवरेज हर महीने की कितनी सेल उठाता है। आप ये मान के चलो, 2 से 3 महीनों के बराबर का ना कैश रिजर्व होना चाहिए हमारे पास। यानी कि उसकी मंथली ऑर्डर वैल्यू कितनी है, गुणा में 2.5, उतने के बराबर का इस डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में क्या मेरा कैश रिजर्व क्रिएटेड है कि नहीं क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सडन ब्रेक लगा ना उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, सडनली ब्रेक लगी, तो उसको हैंडल करने के लिए जो शॉकर है, वो आपके पास अवेलेबल है कैश रिजर्व। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि जैसे कैश फ्लो मॉडल के अंदर जो कलेक्शन आपके पास आती है, उसका कुछ परसेंटेज आप कैश रिजर्व में कर दिया करो। कितना होना चाहिए कैश रिजर्व? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर हो, तो भैया कम से कम 2-3 महीनों के बराबर की कलेक्शन का तो रिजर्व होना चाहिए। आप कह रहे हो ओके, ठीक है, ओके, समझ गए। फिर क्या करें? फिर क्या करें? इस पूरे के पूरे डिफ्यूज सिस्टम को एक्टिवेट कर दो। तो मैंने क्या बोला था? डी फॉर डाइवर्सिफाई। करना क्या है? आइडेंटिफाई करो 3 ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूटर उस रीजन के लिए। ये एक्शन प्लान है आपके लिए आज। तो अगले 15 दिनों का टारगेट ले लो। आज कितनी हो गई? 13। तो 13 सितंबर से 15 दिनों का टारगेट ले लो, चलो 30 सितंबर ले लो। तो आप ना आइडेंटिफाई करो कि जिस रीजन के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर जरा हाई रिस्क या मीडियम रिस्क के अंदर आ रहा है, तो उधर उधर आपने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, अर्ली वार्निंग, MIS ऐड कर लो। अगले 7 दिनों के अंदर अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलो कि भैया ये वाले पैरामीटर हैं। कौन से पैरामीटर हैं? ये वाले, ये वाले पैरामीटर है, जरा अर्ली वार्निंग सिग्नल वाले, मनी के फॉर्म में ये वाले, हेल्थ स्कोर कार्ड के अंदर, और अर्ली वार्निंग की चेकलिस्ट की। इस सिस्टम को लगाना है। आप कह रहे हो ठीक है, लगा लिए। और क्या करना है? फाइनेंशियल शीट करनी है, रिजर्व क्रिएट करना है। मैंने बताया ना, रिजर्व क्रिएट कर लो 30 दिनों के बराबर का।
2 महीनों के बराबर का जहां बना सको, शुरुआत तो 30 डेज से कर लो। कम से कम 1 महीने के बराबर की कलेक्शन का तो रिजर्व होना ही चाहिए ना। ठीक है जी। और यूनिफाइड एग्रीमेंट, यानी कि आप देखो कि जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपने बना रखे हैं उसके साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसका क्लोज, नोटिस पीरियड और पेनल्टी है ना उसके अंदर, ताकि कल को अगर कोई लीगल करने की चीज आए या बात करने की बात आए और कल को वो भी बैठ के आपका नोटिस पढ़े और पता लगे वर्बली बना रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं, अगले 21 दिनों के अंदर अंदर इस पे काम कर लो। और क्या करना है, सिस्टमाइज करो रिप्लेसमेंट को, यानी कि आप प्री स्क्रीनिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर ना उन एरियाज में आइडेंटिफाई करके अपने रिकॉर्ड में अपडेट करके रखा करो, अपने सेल्स वालों को बोल के चलो, उनको बोलो कि ठीक है भाई साहब करते हैं देखते हैं, ताकि आपका एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी ना अलर्ट रहे। तो वो बोले कि खबर आ रही है कि आप जरा अड़ोसियों पड़ोसियों की तरफ भी ताक झांक कर रहे हो। अरे नहीं जी, वो तो हमारी कंपनी में ऑडिटर है ना, तो ऑडिटर कहता है कि जो है वो कम्पिटिटिव ये वो सारा मार्केट सर्वे स्टडी किया करो, वो हम करते रहते हैं। तो उसको समझ आ गई है डिस्ट्रीब्यूटर को कि अगर मैंने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो इनके पास अल्टरनेटिव तैयार है, तो हमेशा माहौल सही बना रहेगा। और ई फॉर एजुकेट और एंगेज करो, यानी कि देखो ऐसा है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के वहां पर क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे कोई ना कोई आपका ऑडिटर, आपका ट्रेनर, आपका सेल्स मैनेजर वहां जाना चाहिए। वहां पे कोई ना ट्रेनिंग करते रहनी चाहिए, कोई ना कोई लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए कि आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हो, चलो आपकी कमीशन की परसेंटेज में 0.1% और ऐड कर दिया पुराने कस्टमर की, या फिर आपने कुछ उनको +1 की स्कीम या कुछ एड ऑन स्कीम या कोई एजुकेशन की स्कीम या कोई आपने जो भी देना है, आप बड़े समझदार हो, जो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन है, जो स्कीम्स हैं, वो कुछ ऐसी निकाल के चलो जो कि उनको इंगेज करें, एजुकेट करें और साथ के साथ ही उनको इंसेंटिवाइज भी करें। तो अगले 45 दिनों तक सोच लो, सोच लो 45 दिनों तक। तो ऐसे करके ये जो कैश फ्लो का जो टाइम बॉम्ब लगा हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूटर के केस के अंदर, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। तो आप ना इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहा करो, कहाँ पे, कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। और अगर अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो भेजो मैसेज, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798, किसका नंबर है ये मेरा ही है। तो मैं ही मैनेज करता हूँ क्योंकि रेवोल्यूशन है ना, हु आई एम इज अ कैश फ्लो रेवोल्यूशन नाउ, आई एम कैश फ्लो रेवोल्यूशन नाउ, दिस इज हु आई एम टुडे। तो बस 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 पूरी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है हम सब ने मिलके, आपके साथ मिलके। ऐसा है, आपके सहयोग के बगैर नहीं हो पाएगा। आपका सहयोग कैसे चाहिए, अरे आप खुद अपने बिजनेस को कर दो ना प्रॉफिटेबल और कैश रिच, जो एजुकेट होना है वो हो जाओ, जो लगाना है लगा दो, जो करना है कर दो। हम साथ है ना, तो चिंता किस बात की है, मिलजुल के कर देंगे कैश फ्लो को नेक्स्ट लेवल के ऊपर। चलिए, और बाकी जेएससी ऑनलाइन तो है ही है आपकी सपोर्ट के लिए। आपने जो भी पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछने होते हैं, पहुंचो जेएससी ऑनलाइन पे, डालो पर्सनलाइज क्वेश्चन। और कैश फ्लो कम्युनिटी भी आपके साथ ही है, ये देखो अब तो कम्युनिटी बढ़नी शुरू हो गई है। 1 2 3, अभी जो प्लान बना है उसके अकॉर्डिंगली 5 6 7 8 9 10 करते चले जाएंगे। तो लो जी, ये था आपका क्वेश्चन और ये है मेरा आंसर। तो बताओ जी कैसा लगा आज का सेशन, क्या ओपन अप हुआ जो मेरे साथ लाइव है, जरा बताओ। जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर आज का पूरा सेशन सुनने के बाद आपके मन में क्या पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया, क्या समझ आया, क्या लगा, क्या लगा। बिजनेस कर रहे हैं, तुम जरा एक बार चैट बॉक्स में बताओ। और आगे कोई आपके और भी सवाल हो तो वो कम्युनिटी में आप पूछते रहा करो और हेल्प किया करो एक दूसरे की। देखो अकेले से किसी से ना हो पाना, भारत को अगर नंबर 1 बनना है, सोने की चिड़िया बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो हम सभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एक दूसरे को सपोर्ट करना ही होगा, करना ही होगा। हाथ को हाथ का सहारा होता है। तो 5% तो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, 95% मतलब बिजनेस ओनर हैं और 95% एम्प्लॉई हैं। तो 5% ओनर, 95% एम्प्लॉई कर तो सारे बिजनेस ही रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग किसके पास है, बिजनेस ओनर के पास है। तो 5% बिजनेस ओनर खुद भी तरक्की कर लो, अड़ोसियों पड़ोसियों को भी करा दो, अपनी एसोसिएशन के मेंबरों की भी तरक्की करा दो।
अपने इंडस्ट्रियल एरिया की भी करा दो, अपनी सिटी की करा दो, अपनी कंट्री की करा दो। तो एक दूसरे को जब अच्छी अच्छी चीजें आप बताओगे कि आपने कैसे तरीके लगा के अपने बिजनेस को मजबूत बनाया, तो इससे आपका नुकसान नहीं होना, फायदा ही होना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर पार्टिसिपेशन। और प्रवीण जी कह रहे हैं कि देखो, जो अमेजिंग इंसाइट मिल रही है कैश फ्लो के ऊपर, जब आप सुबह सुबह डिस्कस कर लेते हो, है कैश फ्लो का सत्संग सवेरे सवेरे हो जाता है। ठीक है, जो लाइव आते हैं वो तो सवेरे सवेरे सत्संग करते ही हैं, और बाकी जो वीडियो देखते हैं वो भी उतना ही आनंद लेते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। देखो कोई 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 मतलब चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। प्रवीण जी मजा आ गया, थैंक यू फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। ओके, हेमेंद्र जी कह रहे हैं वेरी नाइस इन्फो सर एज ऑलवेज, थैंक यू हेमेंद्र जी फॉर योर पार्टिसिपेशन, और आप भी लगे रहो बिल्कुल। हिमांशु जी कह रहे हैं कि आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई गोट माय फोर फेस ऑन हाउ टू एजुकेट मैन्युफैक्चर एंड गेट बेटर डील्स ग्रो। क्या बात है, क्या बात है, आप तो एकदम ना खोजी हो, और हीरे मोती ढूंढ ही लेते हो, हीरे मोती ढूंढ ही लेते हो, बहुत बढ़िया। जसमीत जी कह रहे हैं कि डिफ्यूज एक्शन प्लान इज मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सो दैट वी विल ग्रो विद ट्रबल फ्री। एब्सोल्युटली, बहुत ही डीप गोल्डन नगेट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो चलिए, समय हो गया, 20 से 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, और आपसे पार्टिसिपेशन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए टॉपिक के साथ में। कोई भी सवाल आए पूछते रहना कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, और हम मिलजुल के उसको आंसर करते रहेंगे। और उससे पता क्या होता है, जब आप कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछते हो, तो कई बार तो मैं उसको आंसर कर पाता हूँ, कई बार हमारे मित्र जो बिजनेस ओनर पार्टिसिपेंट है वो अपना रियल एक्सपीरियंस ही शेयर कर देते हैं, उसके अंदर वो आंसर कर देते हैं, तो सभी को आंसरों को मिला हुआ कई बार कैश फ्लो कम्युनिटी बन जाता है। तो क्या क्या नॉलेज क्रिएट हो रही है ना इस जन्म में, जन्म तुम्हारे लेके। चलिए ओके जी, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।